नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 43 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपने प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है। दोस्तों, कत्यूरियों की जो राजधानी थी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित, तो वह थी कार्तिकेयपुर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कार्तिकेयपुर यह जोशीमठ चमोली के निकट स्थित था। ठीक है, और जो कत्यूरी थे इन्हीं को दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और यह दोस्तों राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश भी है। ठीक है दोस्तों, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात कर लें तो यह दोस्तों चमोली से प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये जो ताम्रपत्र है यह ललित सुरदेव का ताम्रपत्र है, जो कि कत्यूरियों में सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, और इस ताम्रपत्र में ललित सुरदेव को काली कलंक पग में मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, ये उपाधि भी पूछ ली जाती है कि काली कलंक पग में मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार की उपाधि किसकी है। तो यह दोस्तों ललित सुरदेव की उपाधि है, जो कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर शिलालेख की बात कर ले तो बागेश्वर जो शिलालेख है तो यह आपका वैजनाथ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों भूदेव का शिलालेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। दोस्तों, राज्य में डेयरी प्रशिक्षण संस्थान जो स्थित है तो वह आपका लालकुआ हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि नैनीताल के लालकुआ में डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, सुमिलित कूट में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों एक साइड में हमें परियोजनाएं दी हैं, दूसरी साइड में नदियां दी हैं। फ्रेंड्स, पहली परियोजना है खटीमा। ठीक है, तो हमें बताना है कि खटीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह आपकी दोस्तों काली या फिर शारदा नदी पर बनी है। ठीक है, चिला, तो जो चिला है दोस्तों तो यह है गंगा पर स्थित है। ठीक है, छिब्रो दोस्तों टोंस पर स्थित है, और ढालीपुर यह दोस्तों यमुना पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा ये परियोजनाएं, और इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका स्टेनो एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिएगा कि उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है दोस्तों गंगा का मैदान, फिर उससे ऊपर आता है दोस्तों तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, दूनद्वार क्षेत्र। ठीक है, फिर उससे ऊपर आता है दोस्तों लघु या फिर लघु हिमालय आता है। ठीक है, फिर उससे ऊपर आता है दोस्तों आपका बृहत हिमालय, और सबसे लास्ट में आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, और दोस्तों इन 8 भागों को अलग अलग करने वाली रेखाएं भी हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि लघु हिमालय और महान हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है। तो ये करती है दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो दोस्तों लघु हिमालय है इसे ही मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। महान हिमालय को बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो दोस्तों ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय या फिर बृहत हिमालय, इन दोनों को जो अलग करती है तो वह सच्चर जोन या फिर हिंजन लाइन रेखा अलग करती है। ठीक है, और फ्रेंड्स ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय क्षेत्र को ठीक है लघु हिमालय से जो अलग करती है तो वह आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या
केंद्रीय भ्रंश रेखा अलग करती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो दुधातोली है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, तो वह आपकी लघु या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, और दोस्तों लघु हिमालय और दूनद्वार क्षेत्र को जो अलग करती है तो वह मुख्य सीमांत रेखा अलग करती है, जिसे इंग्लिश में दोस्तों मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में सबसे कम जो साक्षरता दर है तो वह यूएस नगर की है। ठीक है, उधम सिंह नगर की सबसे कम साक्षरता दर है। उसके बाद हरिद्वार आता है, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यूएस नगर नहीं दिया। ठीक है, यूएस नगर के बाद जो आती है तो वह आपकी हरिद्वार की आती है। ठीक है, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो आपको बताना है 78.82%। ठीक है, ये राज्य की कुल साक्षरता दर है। ठीक है, और राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है तो वह देहरादून है, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है तो वह आपका यूएस नगर है। ठीक है, और दोस्तों देहरादून के बाद सबसे ज़्यादा जो साक्षरता आती है नैनीताल की, फिर चमोली की, फिर पिथौरागढ़ जनपद की आती है। देखिए जो साक्षरता दर है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर किस जनपद की है तो वह है दोस्तों उत्तरकाशी की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है तो वह रुद्रप्रयाग की है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा पुरुष में। ठीक है, तो पुरुष में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है तो वह दोस्तों देहरादून की है, और सबसे कम जो है तो वह दोस्तों हरिद्वार की है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है दुधातोली शिखर। तो जो दुधातोली शिखर है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है तो वह आपका गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और ये वैसे जो आता है दोस्तों 3 जनपदों में आता है जिसे हम कैप के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, इन तीनों जनपदों में फैला है दोस्तों दुधातोली श्रृंखला। ठीक है, और ये दोस्तों आपका गढ़वाल में स्थित है। भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी बांध स्थित है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, तो यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है जिससे भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये दोस्तों लटकता झूलता ग्लेशियर है। ठीक है, रूपकुंड, तो यह दोस्तों बागेश्वर में स्थित नहीं है, यह चमोली में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दुधातोली श्रृंखला की बात कर लें तो दुधातोली श्रृंखला मध्य या फिर लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है जो अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में फैली है। ठीक है, इसे दोस्तों उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दुधातोली श्रृंखला से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये 5 नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदियां। ठीक है, तो ये 5 नदियां आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दुधातोली श्रृंखला की तलहटी में दोस्तों दुग्धताल भी स्थित है जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। ठीक है, और दुधातोली क्षेत्र के पास दोस्तों कोदिया बगड़ स्थित है, और इस कोदिया बगड़ में दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कोदिया बगड़ दुधातोली श्रृंखला के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सर्वोच्च शिखर हमें बताना है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनकी ऊंचाई भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो बात कर लें इनकी ऊंचाइयों की, तो जो नंदा घूंगटी है इसकी ऊंचाई दोस्तों 6309 है, पंचाचूली 6904 है। ठीक है, नंदाकोट की 6861 है। ठीक है, और जो दोस्तों हारतोल पर्वत है इसकी ऊंचाई 7151 मीटर है। ठीक है, देखिए इनमें सबसे ऊंचा जो पर्वत है तो वह आपका पंचाचूली पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6904 है, और यह दोस्तों आपका
पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार दोस्तों हम ठीक से देख लेते हैं कि पंचाचूली पर्वत जो कि आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसकी ऊंचाई 6904 मीटर है। ठीक है, नंदाकोट पर्वत ये दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर आता है, इसकी ऊंचाई 6861 मीटर है। ठीक है, हारदोल चोटी ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7151 मीटर है। नंदाघुंकी पर्वत ये चमोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 6309 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जो ऊंची पर्वत चोटियां मिलती हैं तो वह चमोली जनपद में मिलती हैं और यह दोस्तों वृत्त हिमालय में स्थित होती हैं। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची जो चोटी है तो वह दोस्तों 7817 मीटर ऊंची पश्चिमी नंदा चोटी है। ठीक है, जो पश्चिमी नंदा देवी चोटी है दोस्तों तो वह सबसे ऊंची चोटी है 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया तो वह उधमसिंह नगर में किया गया है। मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या प्रतिशत है तो वह आपकी उधमसिंह नगर में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों अगर प्रतिशत शब्द हटा दिया जाए तो तब भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उधमसिंह नगर में निवास करने वाली थारू जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आती है दोस्तों जौनसारी, ठीक है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। राज्य में दोस्तों 5 जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता है, ये तीनों दोस्तों उत्तराखंड का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब बात कर लें कि ये 3 सदस्य वर्तमान में कौन कौन है। तो पहला सदस्य है दोस्तों कल्पना सैनी, कल्पना सैनी। ठीक है, और फिर उसके बाद है दोस्तों नरेश बंसल, और जो हाल ही में नवनिर्वाचित हैं तो वह दोस्तों महेंद्र भट्ट हैं, महेंद्र भट्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन कौन सदस्य हैं दोस्तों, कल्पना सैनी, नरेश बंसल और दोस्तों महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट ने दोस्तों अनिल बलूनी की जगह ली है और अनिल बलूनी वर्तमान में यह दोस्तों लोकसभा सदस्य हैं पौड़ी गढ़वाल सीट से। और दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीटें हैं तो वह 5 हैं, ये भी आप सब जानते हैं। ठीक है, 5 सीटें हैं। ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं तो दोस्तों हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, ये 5 सीटें हैं। हरिद्वार से वर्तमान में दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्वाचित हुए हैं। नैनीताल से अजय भट्ट निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अल्मोड़ा से दोस्तों अजय टमटा निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अजय टमटा याद रखिएगा। और पौड़ी गढ़वाल से दोस्तों अभी आपको बताया अनिल बलूनी। ठीक है, और दोस्तों टिहरी से राजमाता लक्ष्मी साहा ये दोस्तों निर्वाचित हुए हैं। तो ये 5 सदस्य आप याद रखिएगा। जो अभी आरओ मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों जो हरिद्वार लोकसभा सीट है इसके बारे में पूछ लिया गया था कि वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से कौन निर्वाचित, ठीक है, सांसद है। ठीक है, तो आपको याद रखना है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हरिदत्त भट्ट शैलेश ये दोस्तों लेखक हैं, सही बात है। कालू मेहरा तो ये दोस्तों राज्य के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं। DN वाडिया तो ये दोस्तों पर्वतारोही नहीं है, ये दोस्तों भूगर्भवेता हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भूगर्भवेता हैं और इनके द्वारा वाडिया इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था और इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में की थी इन्होंने। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों ये है इसे देहरादून में लेकर आए और 1976 में दोस्तों देहरादून में ये स्थानांतरित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि DN वाडिया जो थे तो यह दोस्तों भूगर्भवेता थे। ठीक है, और इनके द्वारा वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी 1968 में दिल्ली में। ठीक है, और 1976 में दोस्तों इसे देहरादून लाया गया।
एकता बिष्ट की बात कर ले तो यह दोस्तों क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। तो दोस्तों पंचायती राज हो या फिर वन पंचायत, तो इन दोनों में दोस्तों महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स 12 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, और इनके द्वारा महिलाओं को मिलने वाले 33% पंचायत व्यवस्था में आरक्षण को 50% कर दिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कब किया गया, 12 मार्च 2008 को मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है हमें दोस्तों, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। दोस्तों उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक जो कि हमारी केंद्रीय बैंक है, ठीक है, तो इसका एक उप कार्यालय स्थापित किया गया था जून 2006 में। ठीक है, तो डेट भी आप याद रखिएगा कि 30 जून 2006 में देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, देहरादून में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स बात कर ले हम आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, आरबीआई, तो इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। मतलब दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस कमीशन के द्वारा, तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, और 1937 में दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया था, और वर्तमान में भी दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे तो वह दोस्तों ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, और जबकि प्रथम भारतीय जो थे तो वह सर सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। गवर्नर आरबीआई के पहले जो थे तो वह ओसबोर्न स्मिथ थे जो कि अंग्रेज थे, और प्रथम भारतीय सर सीडी देशमुख थे। ठीक है, और इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों नए बने हैं हाल ही में, और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। ये दोस्तों 26वें हैं, और इनका नाम है दोस्तों संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा यह आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। इन्होंने दोस्तों शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सीबीआरआई, तो ये जो है आपका रुड़की में स्थित है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं, ये नेशनल पार्क है और यह आपका चमोली में स्थित है। भैरव घाटी यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, तो इसकी स्थापना 1947 में रुड़की में की गई थी। ठीक है, और जो दोस्तों आपका भैरव घाटी है उत्तरकाशी में, तो यहाँ पर दोस्तों जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है। जो जाह्नवी गंगा है दोस्तों, इसका और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, भैरव घाटी उत्तरकाशी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो दोस्तों आलमनगर राजधानी जो बसाई थी तो वह आपके बालो कल्याण चंद ने बसाई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आलमनगर जो नाम पड़ा था अल्मोड़ा का, ठीक है, तो वह मुगल प्रभाव के नाम से पड़ा था। ठीक है, चंदों की पहली राजधानी दोस्तों चंपावत थी। ठीक है, और ये सोमचंद के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि सोमचंद चंदवंश का संस्थापक आता है। ठीक है, देखिए बात कर ले हम भीष्मचंद की, तो भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था दोस्तों बालो कल्याण चंद। ठीक है, और इस बालो कल्याण चंद के द्वारा ही दोस्तों 1563 ईस्वी में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को अपनी राजधानी जो बनाया था तो वह अजय पाल के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कब बनाया था, तो 1517
ईस्वी में बनाया था। ठीक है, अजयपाल यह दोस्तों पवार वंश का 37वां राजा है, आप सभी जानते हैं, और सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, अजयपाल के द्वारा जो गढ़वाल मंडल में, ठीक है, या फिर गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ थे, उनका एकीकरण किया गया था। इसलिए अजयपाल को गढ़ोबाला, गढ़पाल आदि नामों से जाना जाता है। इसे ही दोस्तों गढ़वाल का भीष्मारक या फिर पवार वंश का भीष्मारक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने दोस्तों एकीकरण किया था सभी गढ़ों का। ठीक है, तो इसी के द्वारा दोस्तों अपनी राजधानी, सबसे पहले जो दोस्तों पवार वंश की राजधानी थी तो वह चांदपुरगढ़ थी। ठीक है, और इस चांदपुरगढ़ से दोस्तों अजयपाल अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ लेकर आया था। ठीक है, और देवलगढ़ के बाद दोस्तों अजयपाल के द्वारा अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया गया था, और श्रीनगर को कब बनाया तो 1517 में बनाया था। और इसके भी बाद दोस्तों श्रीनगर के बाद भी सुदर्शन शाह के द्वारा 1815 में टिहरी को राजधानी बनाया जाता है। तो पवार वंश की दोस्तों 4 राजधानी रही हैं मूल रूप से, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो ये थे दोस्तों पश्चिमी रामगंगा को लेकर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो पश्चिमी रामगंगा है इसे दोस्तों सीमा बनाते थे गढ़वाल और कुमाऊं के राजा। ठीक है, और दोस्तों इसी की वजह से दोस्तों इनमें युद्ध होता रहता था। ठीक है, आप जानते हैं कि मानशाह और लक्ष्मीचंद के मध्य दोस्तों 7 वर्षों तक युद्ध होता है, और 8वें युद्ध में दोस्तों लक्ष्मीचंद जीतता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों युद्ध होते रहते थे पवार वंश और चंद राजाओं में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमें 4 प्रजातियां दी हैं। पहली है दोस्तों किरात, दूसरी खस, जाड़ या संथाल। तो इन चारों में से दोस्तों उत्तराखंड में कौन सी नहीं थी तो आपकी संथाल नहीं थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, किरात, खस और जाड़ ये दोस्तों उत्तराखंड में निवास करती थी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड या फिर हिमालय क्षेत्र की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी थी। तो आपको बताना है कोल। कौन सी थी? कोल। ठीक है, कोल प्रजाति, जिसे दोस्तों मुंडा जाति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसे दोस्तों सबसे पुराना बताया है शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र की सबसे आदिमतम प्रजाति कौन सी थी तो आपको बताना है दोस्तों किरात। ठीक है, किरात। तो ये दोनों कंफ्यूज आप क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो की गई थी तो वह आपकी 25 जुलाई 1979 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और इसकी स्थापना दोस्तों मसूरी में की थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे तो वह आपके देवीदत्त पंत थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इस पार्टी को या फिर इस समिति को जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था तो वह दोस्तों 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने का उद्देश्य था। ठीक है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देवीदत्त पंत बने थे। इसका गठन आपको बताया मसूरी में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था तो 25 जुलाई 1979 को हुआ था। ठीक है, इसे दोस्तों यूकेडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उक्रांत के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इस दल के ही दोस्तों एक सदस्य थे त्रिवेंद्र पवार, जिनके द्वारा 1987 में संसद में पत्र बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के सहयोग से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों हमारे चैनल के एक मेंबर हैं। ठीक है, एक सदस्य हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस क्लास में कमी लगती है तो प्लीज़ आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी दोस्तों राय सबसे पहले मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा स्थान नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए पहला जो है मत्तीपुर मंडावर, दूसरा है लाखा मंडल, तीसरा है दोस्तों
लाखा मंडल जौनसार और चौथा है दोस्तों हरिपुर। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, जो मतीपुर मंडावर है तो यह दोस्तों उत्तराखंड का स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों अशोककालीन जो शिलालेख प्राप्त हुआ है तो वह आपका कालसी देहरादून से प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कालसी जिसे दोस्तों कालकूट के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक का एक शिलालेख कालसी से मिला था जो कि 257 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, और इस शिलालेख की जो भाषा थी तो वह प्राकृत भाषा थी और लिपि दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया और इस क्षेत्र को दोस्तों अपरांत शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कालसी अभिलेख की जो खोज की गई थी तो वह 1860 में जॉन फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि कालसी अभिलेख की खोज कब की गई थी, 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमारे ऑप्शन में था लाखा मंडल शिलालेख। तो लाखा मंडल शिलालेख जो है दोस्तों तो वह आपका राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है जो कि यदुवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन किए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टेड थे। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हमने डिटेल से जाना। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा, या फिर आपको सभी क्वेश्चंस आते हैं तो दोस्तों आपका रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं हमारी इस क्लास से जुड़कर। ठीक है, या फिर जो दोस्तों कम जानते हैं, जो नए बच्चे हैं तो उन्हें भी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा, जो पुराने हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उन्हें दोस्तों कुछ नया सीखने को मिलेगा और पुराने जो बच्चे हैं दोस्तों उनका रिवीजन होगा। ठीक है, आज का जो होमवर्क रहेगा इस क्लास का, तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड से दोस्तों कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऊपर हमने किया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो श्रीनगर को राजधानी किस पवार राजा ने बनाया था ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अपना सजेशन जरूर दें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी अपना धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो आपकी क्लास आएगी करंट अफेयर्स की तो वह अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स की क्लास आएगी और उसके बाद दोस्तों हम 6 महीनों की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि आपकी मैराथन क्लास रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा हम टॉपिक वाइज भी अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक क्लास दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की भारत में कौन किया और दोस्तों प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं तो उससे करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।